वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अड्डा 247। ठीक है, आज हम देखेंगे पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस पहले हम देख चुके हैं, दैट इज सीरीज रेजोनेंस देख चुके हैं, जिसमें हम देखा था कि आरएलसी सर्किट में कैसे सीरीज रेजोनेंस होता है और सीरीज रेजोनेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। आज हम वैसा ही देखेंगे पैरेलल रेजोनेंस की। पैरेलल जो सर्किट होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर रेजोनेंस होने का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो रेजोनेंस है वो तो हर चीज़ के लिए कॉमन रहेगा कि किसी भी रेजोनेंस होने के लिए दो पर्टिकुलर आपका दो टाइप की एनर्जीज रिक्वायर्ड होती हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में, चाहे वो सीरीज रेजोनेंस हो चाहे वो पैरेलल रेजोनेंस हो, उन दोनों ही पर्टिकुलर सर्किट में दो पर्टिकुलर एनर्जीज की रिक्वायर्ड होती है। जैसे एक इंडक्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है। इंडक्टर ऑलवेज हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी और कैपेसिटर इज हैविंग अ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। तो अगर हम बात करें पैरेलल रेजोनेंस की, तो अगर पैरेलल रेजोनेंस की भी बात कर रहे हैं तो वहां पे इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों हमें रिक्वायर्ड होगा। उसमें कोई भी रेजोनेंस सर्किट हो, चाहे जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, अगर उसमें हम रेजोनेंस बोल रहे हैं, अगर वो सीरीज हो चाहे वो पैरेलल हो, सीरीज और पैरेलल दोनों में ही जो वोल्टेज और करंट है वो दोनों सेम फेज में आ जाने चाहिए रेजोनेंस होते टाइम। जैसे आरएलसी में होता है कि दोनों पर्टिकुलर सेम फेज में होते हैं, वैसे ही पैरेलल में भी रेजोनेंस के लिए दोनों पर्टिकुलर क्या होने चाहिए, सेम फेज में होने चाहिए। तो पैरेलल रेजोनेंस में सबसे पहले हम देखेंगे कि पैरेलल सर्किट है क्या। पहले तो हम देखें कि पैरेलल रेजोनेंस में पैरेलल सर्किट होगा क्या। तो अगर हम बात करें पैरेलल सर्किट की, तो हमें पता है कि यहाँ पे तीन पैरेलल में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होंगे। ठीक है, और तीनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगे किसके अक्रॉस, एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस। तो अगर हम बात करें वोल्टेज सोर्स की, तो कौन सा होगा, एसी या डीसी। दैट शुड बी ऑलवेज एसी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस किस में होता है, दैट इज ऑलवेज इन एसी। तो ये हो जाएगा आपका वोल्टेज सोर्स, ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये हो गया आपका वोल्टेज सोर्स प्लस V, यहाँ पे करंट फ्लो होगा, दैट इज I। तो जब भी हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो रेजोनेंस तभी होगा जब ये पर्टिकुलर सप्लाई वोल्टेज और करंट सेम फेज में आ जाए, क्योंकि नॉर्मल टाइम पे दोनों सेम फेज में नहीं होते हैं। अब हम बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल मतलब ये होगा कि जब आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों क्या हो, पैरेलल में, R, L एंड C। तो ये तो हो गया आपका टोटल, मतलब ये हो गया आपका सप्लाई वोल्टेज। तो हम बात करें सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज क्या हो जाएगा, दैट इज V। अगर हम बात करें सप्लाई करंट, तो वो हो जाएगा दैट इज I। तो रेजोनेंस जब होगा तभी ये सप्लाई वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होने चाहिए। अब अगर हम बात करें यहाँ पे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस की, तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के थ्रू एक करंट फ्लो हो रहा होगा जिसका हम कहेंगे IR, इस इंडक्टेंस के अक्रॉस हो रहा होगा दैट इज IL, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस हो रहा होगा दैट इज IC। अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएं एक पैरेलल सर्किट का, तो ये तो हो गया आपका, थोड़ा नीचे बना लेते, ये हो गया आपका रेफरेंस। किसी भी को भी रेफरेंस ले सकते हैं, जनरली वोल्टेज को रेफरेंस लिया जाता है। अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करें तो हम इसको रेफरेंस ले सकते हैं। अगर ये वोल्टेज V है तो ये पक्की बात है कि यहाँ वोल्टेज भी V होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज V होगा और यहाँ इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज V है तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे वोल्टेज V है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो करंट इसमें फ्लो क्या हो रहा है, IR हो रहा है। तो IR और V में क्या फेज डिफरेंस होगा, तो जब भी हम बात करते हैं प्योर रेजिस्टेंस की, तो प्योर रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो ये ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि जिस पर्टिकुलर फेज में आपका वोल्टेज होगा उसी पर्टिकुलर फेज में करंट IR भी होगा, क्योंकि IR और V क्या होंगे, दोनों सेम फेज में होंगे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है आपका IR। अब अगर हम बात करें, क्योंकि देखो ये होता है दैट इज P इज इक्वल टू हो जाएगा IR इंटू R, तो दोनों सेम फेज में। वहीं अगर हम बात करें इंडक्टेंस की, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू V, क्योंकि यहाँ पे भी वोल्टेज क्या है, V, दैट इज हम बोल सकते हैं V इज इक्वल टू IL, इंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट, इंटू JXL। और हमें पता है ये प्योर, यहाँ देख के भी समझ में आ रहा है कि देखो वोल्टेज करंट को प्लस J का मतलब होता है क्या, प्लस 90 डिग्री। तो ये हमें पता है कि जब भी प्योर इंडक्टेंस होगा तो उसमें जो वोल्टेज करंट को हमेशा क्या करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं करंट हमेशा वोल्टेज को 90 डिग्री लैग करता है इन द केस ऑफ इंडक्टर। इसका मतलब अगर वोल्टेज V यहाँ पे है तो डेफिनेटली जो IL है वो यहाँ कहीं होगा। ये हो गया आपका IL। देखो
ये V है और ये IL है। ये जो V है या फिर हम बोल सकते हैं प्लस J, IL को प्लस 90 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं जो IL है वो V को 90 डिग्री लैग कर रहा है। अब हम बात करते हैं दैट इज कैपेसिटेंस के अक्रॉस। तो V इजिकल टू, यहाँ पे भी वोल्टेज V है, करंट क्या है IC, तो हम बोल सकते हैं दैट इज IC इनटू इसका जो रिएक्टेंस होगा वो रिएक्टेंस होता है माइनस जे XC। माइनस जे का मतलब होता है माइनस 90 डिग्री। इसका मतलब ये है जो वोल्टेज है वो करंट को हमेशा कैपेसिटेंस के केस में 90 डिग्री लैग करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो करंट है वो वोल्टेज को 90 डिग्री लीड करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर वोल्टेज V यहाँ पे है तो डेफिनेटली जो करंट होगा IC की अगर हम बात करें तो वो क्या कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा बाय 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका IC, ठीक है। अब इसमें डिपेंड करता है कि किसकी वैल्यू ज्यादा, जैसे हम यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो आपका IL है वो कम है और IC की वैल्यू ज्यादा, वो डिपेंड करता है टू सर्किट, किसी भी सर्किट में कुछ भी हो सकता है प्रैक्टिकली, बट यही वैल्यू होती है, ठीक है। ये हो गया आपका IL। तो दोनों फेज अपोजिशन पे, तो एक प्रकार से IC में IL कुछ माइनस हो जाएगा और जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, देखो ये, क्योंकि जो आपका I होता है दैट इज टोटल करंट I की बात करें, टोटल करंट I की, तो जो I होता है वो I होता है दैट इज इक्वल टू IR प्लस J IC माइनस IL, ये होता है। तो दैट इज IL माइनस IC, या IC माइनस IL कर दिया तो ये बचा, और ये आपका IR, तो ये जो होता है टोटल करंट होता है आपका I, ठीक है। ये एंगल बना लेता है थीटा, तो इसी को हम बोलते हैं दैट इज कई बार आपने देखा होगा करंट ट्रायंगल जो होता है पैरेलल सर्किट में, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये होता है दैट इज I, ठीक है। तो ये होता है आपका फेजर डायग्राम ऑफ अ पैरेलल सर्किट। अभी हम बात करें सिर्फ पैरेलल सर्किट की, तो पैरेलल सर्किट में हमें समझ में आ गया कि ये पर्टिकुलर फेजर डायग्राम है। अब देखिए जब भी हम बात करते हैं रेजोनेंस की, अब हम नेक्स्ट फेज में रेजोनेंस की बात करेंगे। रेजोनेंस, तो जब हम बात करते हैं रेजोनेंस की तो हमें पता है कि जिस पर्टिकुलर फेज में वोल्टेज होगा उसी पर्टिकुलर फेज में क्या होगा, करंट। जब कोई भी रेजोनेंस हो, चाहे वो सीरीज रेजोनेंस हो चाहे वो पैरेलल, तो जिस पर्टिकुलर फेज में वोल्टेज है उसी पर्टिकुलर फेज में क्या होगा, आपका करंट होगा। तो यहां हमें देख के समझ में आ रहा है कि देखिए ये है आपका वोल्टेज V और ये है करंट I। तो ये इस पर्टिकुलर फेज में तभी होगा जब ये थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू 0 तभी होगी जब ये IC और ये IL दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब अब हम बात करते हैं पैरेलल रेजोनेंस की। फॉर पैरेलल रेजोनेंस, ठीक है, जो Y इक्विवेलेंट होता है अगर हम पैरेलल सर्किट का देखें तो वो होता है दैट इज G प्लस J BC माइनस BL, ठीक है। जैसे एडमिटेंस होता है जब हम बात करते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं पंकज जी, कह रहे हैं कि प्योर रेजिस्टेंस बिहेव, मतलब ये एक प्योर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, तभी वोल्टेज और करंट दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, ठीक है। जैसे हम सीरीज रेजोनेंस में बोलते हैं कि Z इक्विवेलेंट इक्वल टू R प्लस J XL माइनस XC, तो सीरीज रेजोनेंस के लिए हमने क्या करा था, XL इक्वल टू XC। वैसे ही जब हम बात करते हैं पैरेलल की, तो पैरेलल में जब हम Y इक्विवेलेंट लिखते हैं, देखिए जैसे Y इक्विवेलेंट लिखेंगे तो हमें पता है एडमिटेंस पैरेलल में ऐड होते हैं और इम्पीडेंस सीरीज में ऐड होते हैं। तो पैरेलल में एडमिटेंस ऐड होते हैं, तो अगर हम इसके एडमिटेंस की बात करें तो 1/R प्लस J, ये हो जाएगा दैट इज 1 अपॉन इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेता, 1 अपॉन J XL प्लस 1 अपॉन माइनस J XC। तभी ये जो Y इक्विवेलेंट हो जाता है वो हो जाता है दैट इज 1 अपॉन G क्या हो जाता है, कंडक्टेंस, प्लस ये माइनस J जाएगा तो ऊपर प्लस J हो जाएगा, ये J ऊपर जाएगा तो माइनस J हो जाता है, तभी ये हो जाता है J इंटू BC माइनस BL, उल्टा हो जाता है क्योंकि देखो ये ऊपर जाएगा तो माइनस J हो जाएगा और 1 अपन XL हो जाएगा BL, माइनस J ऊपर जाएगा प्लस J हो जाएगा, 1 अपन XC हो जाता है BC। दैट इज एक प्रकार से ये ससेप्टेंस है, ठीक है, ये कंडक्टेंस है और ये एडमिटेंस है। क्या बोलते हैं इसे, ससेप्टेंस, इसे क्या कहेंगे, कंडक्टेंस, और इसे हम कहेंगे एडमिटेंस, ठीक है। तो हमें यहां समझ में आ रहा है कि किसी भी पैरेलल रेजोनेंस के लिए पहले बट Y इक्विवेलेंट होता है G प्लस माइनस J BC माइनस BL, ठीक है। फॉर पैरेलल रेजोनेंस, अब हम बात करें पैरेलल रेजोनेंस की, तो अगर पैरेलल रेजोनेंस की बात करें
तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, BL। पैरेलल रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, BC इक्वल टू BL। अब BC इक्वल टू BL होगा तो उससे फायदा क्या होगा, उससे ये होगा कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो Y इक्वलेंट इक्वल टू कितना बचेगा, G, और Y इक्वलेंट इक्वल टू G बचेगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो टोटल एडमिटेंस जो ऑफर हो रहा है यहाँ से वो G के ही बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये है, एक प्रकार से देखो, कई बार ये चीज आती है, हमें ये समझना होता है कि हमें पता ही नहीं होता है। एक प्रकार से अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन में आता है कि भाई अगर पैरेलल रेजोनेंस है तो हमें बताइए कि ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर हैं ये कैसा बिहेव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊं, कई लोगों को नहीं पता था, कई लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, कुछ लोग ओपन सर्किट कर देते हैं इसे। ये तो रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, और ये हो गया कैपेसिटेंस, और यहाँ पे आ गया आपका वोल्टेज सोर्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बोल रहे हैं कि जब पैरेलल रेजोनेंस हो रहा है तो BC इक्वल टू BL हो जा रहा है, तो Y इक्वलेंट इक्वल टू G, मतलब यहां से जो आपका एडमिटेंस देखने को मिल रहा है वो G के बराबर दिखना चाहिए। तो G के बराबर दिखना चाहिए मतलब किसकी तरह दिखना चाहिए, यही, मतलब इट एक्ट एज ए ओपन सर्किट। मतलब अगर हम बात करें LC सर्किट की, अगर पैरेलल रेजोनेंस की बात करें तो LC सर्किट आपको एक ओपन सर्किट की तरह दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बात अगर हम करें वोल्टेज की और हम बात करें करंट की, तो अगर यहाँ से Y इक्विवेलेंट आपको एक सिंपल कंडक्टेंस दिख रहा है, मतलब एडमिटेंस, मतलब जो Z इक्विवेलेंट दिखेगा वो किसकी तरह दिखेगा, रेजिस्टेंस की तरह, तो वोल्टेज और करंट दोनों किस में हो जाएंगे, सेम फेज में हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों क्या आ रहे हैं, सेम फेज में, और सेम फेज में हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, आपका रेजोनेंस हो गया, और इसी को हम कहते हैं पैरेलल रेजोनेंस। अब पैरेलल रेजोनेंस में क्या क्या चीजें होती हैं वो हम देखते हैं। जैसा हम पहला देख रहे हैं कि BC इक्वल टू BL, तो ये पहली चीज हमें पता चल गई कि भाई जो एडमिटेंस सॉरी ससेप्टेंस है दोनों क्या होने चाहिए, सेम, दैट इज कैपेसिटिव ससेप्टेंस एंड इंडक्टिव ससेप्टेंस, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेकंड पॉइंट हमें दिख रहा है द एडमिटेंस सीन फ्रॉम द, ठीक है, यहां लिख सकते हैं हम, ठीक है, ठीक है, पहला नेट ससेप्टेंस बिकम्स जीरो। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया जहां हम देख रहे हैं BC इक्वल टू क्या है, BL। दूसरा पॉइंट, इक्विवेलेंट एडमिटेंस सीन फ्रॉम सोर्स बिकम्स कितना हो गया है, Y इक्वल टू G, प्योर रेजिस्टिव एक प्रकार से, ठीक है। थर्ड पॉइंट, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर बिकम्स यूनिटी, और हमें देख के भी समझ में आ रहा है क्यों, बिकॉज फाई की वैल्यू 0 हो गई, मतलब cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फाई मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस, तो ये क्या हो गया आपका 0, तभी cos फाई इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है। अब अगर हम बात करें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, अगर हम बात करें 2009-10 से अगर हम क्वेश्चंस लगाते हुए आगे की तरफ जाएं, तो जब हम बात करते हैं किसी भी टॉपिक की, जैसे हम बात करते हैं रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ सीरीज रेजोनेंस, उसके बाद पैरेलल रेजोनेंस कम इंपॉर्टेंट माना जाता है। पहले क्या होता था कि जब अगर आप 10 साल के क्वेश्चन इवेलुएट करके देखेंगे, पूरा सीरीज से पढ़ के देखेंगे, पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, तो शुरुआत में आपको क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे, सिंपल, XL इक्वल टू XC, मतलब सीरीज रेजोनेंस किस फ्रीक्वेंसी में होता है, दैट इज ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, ठीक है। उसमें अगर वैल्यू दे दी जाए तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल लो, हर्ट्ज में निकाल लो, रेडियन पर सेकंड में निकाल लो, नेट रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होता है। फिर उन्होंने लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया, क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ पे क्वेश्चंस आने लग गए, ठीक है। फिर और आगे बढ़ने लग गया, लेवल बढ़ने लग गया, फिर आने लग गए पैरेलल रेजोनेंस के ऊपर क्वेश्चंस। पैरेलल रेजोनेंस में अभी तक इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं जो नेक्स्ट स्टेप होगी, क्योंकि पेपर में हमेशा हर 2-4-5 साल में लेवल इंक्रीज होता रहता है, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं, पैरेलल रेजोनेंस को अच्छे से पढ़ते नहीं है, और वो क्या करते हैं कि हाँ सीरीज रेजोनेंस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं करके चले जाते हैं। बट अभी मैं आपको SSC JEE में दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर में पैरेलल रेजोनेंस से इजी क्वेश्चन आए हैं, और अब वो क्वेश्चन को और उसमें चेंजेस करते जा रहे हैं, उसमें और डीप चीजें लेकर आए। तो किसी भी आप टॉपिक को पढ़ें तो उसको छोड़े नहीं, उसके कम से कम 2-3 स्टेप आगे तक उसे जरूर पढ़ें। उससे ये होगा कि अगर वो लेवल को इंक्रीज करते हैं तो वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो ये चीज को हमें हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की पैरेलल रेजोनेंस में देखें, दैट इज BC इक्वल टू कितना है, BL, और BC इक्वल टू होता क्या है, दैट इज इक्वल टू 1/XC इज इक्वल टू 1/L,
एक्सएल। 1/xc कितना हो जाएगा, दैट इज ओमेगा नॉट सी इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट एल, और वी कैन से दैट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC और ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। और आप देख रहे होंगे ये फॉर्मूला तो बिल्कुल किसके जैसा आया है, सीरीज रेजोनेंस के जैसा आया है। ये वैल्यू किस में है, रेडियन पर सेकेंड में है। अगर हम बात करें हर्ट्ज की तो ये हो जाता है दैट इज 2πf0 इक्वल टू 1/√LC और f0 इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 1/2π√LC। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई पैरेलल रेजोनेंस के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होगा, अगर हम बात करें हर्ट्ज में तो हर्ट्ज में होगा दैट इज f0 इक्वल टू 1/2π√LC, और अगर हम बात करें रेडियन पर सेकंड में दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी में तो बात करेंगे दैट इज ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC। तो ये तो हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी की बात, ठीक है। तो एक पॉइंट हमें ये समझ में आ गया। अगर हम बात करें 3 पॉइंट तो यहाँ हो गए। अगर हम चौथे पॉइंट की तरफ जाएं तो चौथा पॉइंट ये हो गया है दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और जिसके हम फॉर्मूले देख चुके हैं दैट इज ओमेगा नॉट इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट। अगर आपसे रेडियन पर सेकंड में पूछा जाए तो ये होगा, हर्ट्ज में पूछा जाए तो ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं 5.1। अब बात करते हैं हम, अब हमने देखिए जब y देखा था तो y इजिकल टू हमने देखा था g प्लस जे बी सी माइनस बी एल, और जब हमने बात करी एट पैरेलल रेजोनेंस तो हमने देखा कि y जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो आ रहा है दैट इज g, मतलब पहले कुछ वैल्यूज थी और उसमें से ये वैल्यू माइनस हो गई है। तो इस समय जो पैरेलल रेजोनेंस आता है, पैरेलल रेजोनेंस में जो एडमिटेंस होता है याद रखना है, एडमिटेंस बिकम्स मिनिमम, याद रखना है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, अगर हम बात करें इम्पीडेंस, किसी भी सिस्टम का अगर हम इम्पीडेंस देखें तो 1 क्या होता है, एडमिटेंस। तो अगर इसकी वैल्यू मिनिमम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। मतलब पैरेलल रेजोनेंस में इम्पीडेंस बिकम्स मैक्सिमम, याद रखना है ये हमें, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। 7th पॉइंट पे आए हम। अगर हम बात करें करंट की तो करंट इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। तो अगर इम्पीडेंस आपका मैक्सिमम होगा तो ये करंट क्या होगा, दैट इज मिनिमम। इसका मतलब ये है कि पैरेलल रेजोनेंस में जो करंट होता है वो क्या होता है, मिनिमम। तो ये पॉइंट्स हमें बिल्कुल जेसीसी एजुकेशन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर क्या ये जेई के लिए क्लास है, बिल्कुल ये एसएससी जेई के लिए ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया क्या क्या चीजें, कि अगर हम 5th पॉइंट लें तो ये हो जाता है एडमिटेंस मिनिमम होता है, इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है और करंट क्या होता है, मिनिमम होता है। तो ये हमें चीज याद रखना है, दैट इज मिनिमम, ठीक है। ये होता है आपका मिनिमम, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी जो कि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट आएगा, कौन सा पॉइंट था ये, 7th। 8th पॉइंट ले लें, नेट रिएक्टेंस करंट बिकम्स 0। कैसे, अभी हमने देखा कि फॉर रेजोनेंस अभी हमने देखा कि BC की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, BL, ठीक है। BC इक्वल टू BL, या फिर हम बोल सकते हैं BC है क्या, 1/XC इक्वल टू 1/XL, और वी कैन से दैट V/XC इक्वल टू V/XL, दैट मीन्स IC इक्वल टू IL। तो अब जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं नेट करंट की I इक्वल टू क्या होता है, दैट इज IR प्लस J IC माइनस IL होता है। तो जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो इसी को तो हम कहते हैं नेट रिएक्टेंस करंट बिकम्स 0, ठीक है। तो नेट रिएक्टेंस जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 0। तो ये चीज को हमें याद रखना है, क्लियर है,
ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। देखिए मैं जितने पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ वो पॉइंट से ही क्वेश्चन आने हैं, इसके अलावा और किसी क्वेश्चन से नहीं आना है। जेसीसी एजुकेशन पूछा है प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। देखिए इसमें जो एसएससी अड्डा पे है, अभी तो इसमें कुछ लिमिटेड क्लासेस ही हुई हैं, इसको मैं पूरे को डालूंगा। इंजीनियर्स अड्डा की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, नेटवर्क एनालिसिस फॉर एसएससी जेई के नाम से आपको उसमें मिल जाएगा काफ़ी कुछ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका हम एक कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक जो हमने सीरीज रेजोनेंस में भी बनाया था। ठीक है, ये हो जाता है आपका फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे हम बनाएंगे दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, एक हम बनाएंगे इंपिडेंस के लिए और एक हम बनाएंगे ठीक है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के टाइम पे एक मिनट, ठीक है, अभी हमने देखा कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के टाइम पे जो आपका करंट होता है वो मिनिमम होता है और इम्पीडेंस आपका मैक्सिमम होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो वेव फॉर्म है ये है आपकी इम्पीडेंस की, दैट इज इम्पीडेंस। ठीक है, और अगर हम बात करें करंट की, तो जो करंट की वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक ये। तो अगर हम देखें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहां देखिए अगर हम देखेंगे ये पर्टिकुलर पॉइंट और ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखिए, ये तो हो गया इंपिडेंस और ये हो गया आपका करंट। ठीक है, अब देखिए ये हो गया करंट और ये हो गया आपका इंपिडेंस। तो देखिए ग्रीन से है इंपिडेंस और ये ऑरेंज से है दैट इज करंट। ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर हम बोले ये होता है आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये जो दो होते हैं दैट इज, अगर हम बात करें ये दो पर्टिकुलर पॉइंट जहां ये दोनों का इंटरसेक्शन होता है, इन दोनों को कहा जाता है अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एंड लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन आ चुका है एसएससी जेईई में, क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंडविड्थ बताइए, और बैंडविड्थ विदाउट आपको अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के आप नहीं निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका F2, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका I मिनिमम और ये हो गया आपका Z मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और ये होता है आपका लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब होता ही है, अपर हाफ पावर और लोअर हाफ पावर का मतलब होता ही है कि ये जो दो पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पे जो पावर है वो रेजोनेंस के सामने जो पावर मिलता है उसका हाफ मिलता है यहाँ पे, तभी इसे हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। क्या कहते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि इस टाइम पे जो पावर है वो क्या मिलता है, हमें हाफ मिलता है दोनों पॉइंट पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बट ये अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्योंकि यहाँ पे ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और ये लोअर हाफ पावर क्योंकि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और इसे हम कहते हैं अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ये पर्टिकुलर डायग्राम। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे चल के रेजोनेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखिए कई चीजें समझ में आ गई कि हमें पता है कि जब पैरेलल रेजोनेंस होता है तो Z मैक्स मिलता है और करंट मिनिमम मिलता है, इंपिडेंस मैक्सिमम मिलेगा मतलब एडमिटेंस मिनिमम मिलेगा। दूसरा इसमें दो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर की। जैसा कि सीरीज रेजोनेंस में होता था दैट इज VL अपॉन V, और वी कैन से दैट VC अपॉन V, बट यहाँ पे पैरेलल रेजोनेंस में जो क्वालिटी फैक्टर होता है दैट इज IC अपॉन I, और वी कैन से दैट IL अपॉन I। तो अगर हम बात करें क्वालिटी फैक्टर की दैट इज IC अपॉन I, तो ये हो जाएगा दैट इज V ओमेगा नॉट C अपॉन I, दैट इज V इंटू G।
v अपॉन r, तो वी कैन, ये हो जाएगा दैट इज ओमेगा नॉट, कितना हो जाएगा ओमेगा नॉट r इंटू सी, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें क्वालिटी फैक्टर आई एल अपॉन आई, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आई एल अपॉन आई, तो ये हो जाएगा दैट इज v ओमेगा नॉट एल अपॉन v अपॉन r, तो ये हो जाएगा दैट इज r अपॉन ओमेगा नॉट एल। बिल्कुल देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे ना दोनों को, तो बिल्कुल अपोजिट होता है दोनों में, किसमें, सीरीज और पैरेलल में। सीरीज में होता है 1 अपॉन ओमेगा नॉट आर सी, और ये होता है दैट इज ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, जबकि पैरेलल में जस्ट अपोजिट हो गया, 1 अपॉन ओमेगा नॉट आर सी की जगह ओमेगा नॉट आर सी, और यहाँ हो गया आर अपॉन ओमेगा नॉट एल, तो ये जस्ट अपोजिट होता है। बट हमें ये भी पता है कि ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1 अपॉन रूट एल सी। पैरेलल रेजोनेंस में ये होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते, देखिए ये क्वेश्चन एसएससी जेई में आ चुका है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट एल सी इंटू आर सी, दैट इज इक्वल टू आर रूट सी बाय एल। ये क्वेश्चन आ चुका है। जस्ट सीरीज रेजोनेंस में उल्टा होता है, 1 अपॉन आर रूट एल बाय सी होता है, यहाँ कितना हो जाएगा आर रूट सी बाय एल। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो ये तो हो गया आर अपॉन एल, और ये 1 अपॉन ओमेगा नॉट, तो हो जाएगा दैट इज रूट एल सी, दैट इज इक्वल टू आर रूट सी बाय एल। मतलब दोनों फॉर्मूले क्या हैं, सेम आ गए। और ये मैं आपको बताऊं, ये एसएससी जेई के क्वेश्चन में आ चुका है। क्लियर है, यही फॉर्मूला क्लियर है। तो क्वालिटी फैक्टर का पैरेलल सर्किट में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, वो आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला, ये चीज हमें याद भी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंडविड्थ। अगर हम बात करें बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ इक्वल टू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप बैंडविड्थ बताइए रेडियन पर सेकंड में, तो अगर रेडियन पर सेकंड में बोलेंगे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करना है। अगर आपसे पूछा जाएगा दैट इज हर्ट्ज में, तो f2 माइनस f1 हो जाएगा हर्ट्ज में। तो जब आपसे बैंडविड्थ पूछा जाए रेडियन पर सेकंड में, तो हो जाएगा दैट इज अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। और जब आपसे पूछा जाए हर्ट्ज में, तो आप बताएंगे दैट इज f2 माइनस f1। क्लियर है, तो ये होता है आपका बैंडविड्थ। हाँ, क्वालिटी फैक्टर और रिलेशन दोनों में होता है। रिलेशन बिटवीन क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ वो होता है दैट इज क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू होता है दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। तो इसका मतलब फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। और वी कैन से दैट अगर ये किस में, अगर दोनों रेडियंस पर सेकंड में रखा तो रखना है, और अगर आपका हर्ट्ज में दिया रहता है तो दोनों हर्ट्ज में रखना है, f2 माइनस f1। तो दोनों में ही आपका ये वैल्यूज सेम आएगी। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। कई बार सीरीज और पैरेलल में इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछ लेते हैं, तो यहाँ हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, पैरेलल सीरीज सर्किट की देख लेते हैं। सीरीज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। यहाँ जाएगा आपका वोल्टेज सोर्स। कई बार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि मुझे लगता है अब ये नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन यही बचा हुआ है जो एसएससी में पूछा जाएगा। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं एसएससी की, ठीक है। तो हम एसएससी के हिसाब से ही चीज़ों को देखेंगे। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, दैट इज आर, एल एंड सी। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे वोल्टेज V है, ये करंट है आपका I, तो ये हो जाएगा दैट इज आई आर, दिस वन इज आई एल, और ये हो जाएगा आपका आई सी। तो हम बोल सकते हैं दैट इज I इज इक्वल टू आई आर प्लस आई एल दैट इज टोटल। अगर हम करंट की बात करें तो I इज इक्वल टू आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी, यही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें आई आर, तो आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज I इज इक्वल टू आई आर है क्या, आई आर है V अपन आर बोल सकते हैं हम, V अपन आर प्लस आई एल क्या हो जाएगा, आई एल इज इक्वल टू 1 अपन एल इंटीग्रेशन V dt
प्लस IC कितना हो जाएगा, दैट इज सी डी वी अपॉन डी टी बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडक्टर। तो ये तो हो गया V अपॉन R, ये हो जाएगा 1 अपॉन एल वी डी टी, ये हो जाएगा सी डी वी बाय डी टी। ठीक है, और वी कैन से दैट अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये हो जाएगा दैट इज आई डैश 1 अपॉन आर डी वी अपॉन डी टी प्लस V अपॉन एल प्लस सी डी स्क्वायर वी अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे C से। ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज आई डैश अपॉन सी, ये हो जाएगा दैट इज डी स्क्वायर वी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर सी डी वी अपॉन डी टी प्लस V अपॉन एल। अब इसका अगर हम लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, हमें पूरा डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हमें समझने की जरूरत है कि ये चीज आई कहाँ से है। ठीक है, इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो यह जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर सी, एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर सी एस प्लस, एक मिनट, एल यहाँ पे सी भी आएगा। ठीक है, 1 अपॉन एल सी इक्वल टू 0। इसे हम कंपेयर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, तो वो जाता है दैट इज एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो ओमेगा एन इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 1 अपॉन रूट एल सी। ठीक है, तो ये होता है दैट इज आपका किसी भी पैरेलल सर्किट में अगर आप ओमेगा एन निकालेंगे, और ये देखिए पहले भी हम निकाल चुके हैं, अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कितना आता है, दैट इज ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा एन इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। और ये जो होता है ये 2 जीटा ओमेगा एन, ये होता है आपका बैंडविड्थ। अब देखो बैंडविड्थ हम निकालेंगे, तो बैंडविड्थ अगर हम निकालते हैं इसकी यहाँ पे, तो दैट इज इक्वल टू हो जाता है दैट इज 1 अपॉन आर सी। क्लियर है? तो ये होता है आपका बैंडविड्थ की वैल्यू। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीटा की वैल्यू निकालो, डैम्पिंग फैक्टर की, तो जीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज जीटा अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 1 अपॉन आर सी। तो जीटा इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 2 आर सी इंटू 1 अपॉन ओमेगा एन। तो जीटा इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 2 आर सी, ओमेगा एन कितना होता है रूट एल सी, तो जीटा इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 1 अपॉन 2 आर रूट एल बाय सी। क्वेश्चन आता है कई बार कि क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए आर एल या सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। मान लो एल सी की वैल्यू दी हुई है, आपसे पूछा जा रहा है क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए आप बताओ कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग याद रखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग, क्वेश्चन एक बार ना सीरीज के लिए एसएससी जेईई में पूछा जा चुका है, फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग, तो जीटा की वैल्यू हो जाती है 1, तो आर इजिकल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2, याद रखना है ये हमें 1 अपॉन 2 रूट एल बाय सी, ये दैट इज सी। ठीक है, हो जाएगा। तो आर की वैल्यू के लिए पूछा जा सकता है कई बार कि क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए बताइए, आर इजिकल टू 1 अपॉन 2 रूट एल सी होगा। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, देखिए कब आया हुआ है क्वेश्चन, फटाफट इसका आंसर चाहिए जितने लोग पढ़ रहे हैं। द क्यू फैक्टर ऑफ द पैरेलल रेजोनेंट सर्किट इज गिवन बाय, बताइए इसका क्या क्यू फैक्टर होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। पंकज जी आंसर बताइए इसका फटाफट। राखी, श्याम नारायण,
मेघना ने आंसर दिया है दैट इज बी। देखते हैं और किसी ने नोट डाउन नहीं किया होगा मुझे लगता है। बी, राखी कुमारी बी। कितना होता है आर रूट सी बाय एल। राखी कुमारी ए और बी में कंफ्यूजन है। कितना होता है यहां हमने निकाला था, दैट इज आर रूट सी बाय एल। आर रूट सी बाय एल, दैट इज बी इज द राइट आंसर। ये नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, अमरनाथ गुप्ता जी ने सही आंसर दिया है। राखी कुमारी जी ने पहले बी दिया था, फिर ए दे दिया, गलत है, जो कि मेघना जी का आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सेकंड का आंसर पावर फैक्टर। ये पैरेलल रेजोनेंस से रिलेटेड नहीं है, हाँ, मगर फिर भी उसके बेसिक से रिलेटेड है। हम बोल सकते हैं cos फाई इक्वल टू होता है दैट इज r अपॉन z और p अपॉन s। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है, दैट इज r अपॉन z, दैट इज a इज द आंसर। ठीक है, हमेशा पावर फैक्टर क्या होता है, दैट इज r अपॉन z। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जब भी देते हैं तो उसको इस तरीके से बताएं कि 1 का बी, 1 का 2 का बी, ए बी सी डी जो भी है। तो थोड़ा क्वेश्चन नंबर भी मार्क करें तो उससे क्या रहेगा, मेरे को समझना इजी रहेगा कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। राखी जी आपने आंसर एक के साथ उसका दिया होगा। ठीक है, इसका आंसर दीजिए जल्दी। अमरनाथ गुप्ता जी, राखी कुमारी जल्दी, मेघना इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, इन अ पैरेलल आरएलसी सर्किट इफ द लोअर हाफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 2400 हर्ट्ज एंड द अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, दैट इज f2 इज इक्वल टू दिया है 2800 हर्ट्ज और f1 इक्वल टू दिया है 2400 हर्ट्ज। तो बैंडविड्थ क्या होगी, बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, अपर हाफ का कट पावर फ्रीक्वेंसी और लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज इक्वल टू ठीक है। क्वेश्चन राखी से सही दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का ए है। जगमोहन यादव जी ने बिल्कुल आंसर सही किया है, दैट इज ये कितना हो जाएगा, दैट इज 400 हर्ट्ज, दैट इज डी इज द आंसर। ठीक है, बैंडविड्थ निकालने के लिए क्या देंगे, दैट इज अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और उसे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, अपर हाफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जगमोहन जी का बिल्कुल आंसर सही है, दैट इज 400 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ये राखी कुमारी जी ने आंसर डी दिए, किसका दिया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर है?
जगमोहन यादव बोल रहे हैं इसका ए आंसर है। ठीक है, और देखते हैं बाकी लोग। ठीक है, मैं देता हूं। अगर हम बात करें किसी भी आरएलसी सर्किट में, ये बोल रहे हैं इन आरएलसी सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट एट रेजोनेंस, सीरीज सर्किट में पैरेलल सर्किट में पूछ रहे हैं, तो हमें पता है कि सीरीज सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है और पैरेलल सर्किट में करंट मिनिमम होता है। आपको मैं डायग्राम भी दिखा देता हूं, देखिए ये होता है पैरेलल सर्किट के लिए, मतलब पैरेलल रेजोनेंस के लिए। पैरेलल में देखो करंट क्या है, मिनिमम। और अगर हम बात करें सीरीज के लिए, देखिए सीरीज के बताऊं आपको मैं, सीरीज के लिए ये देखिए सीरीज रेजोनेंस के लिए करंट क्या है आपका, मैक्सिमम। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज आंसर होगा दैट इज ए। ठीक है, ये वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा दैट इज मैक्सिमम इन सीरीज सर्किट एंड मिनिमम इन पैरेलल सर्किट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोमल कुमारी जी का ये आ रहा है। मेघना आपका आंसर गलत आ रहा है, बी तो होगा ही नहीं, अभी तो हमने पैरेलल पढ़ा ही था। पैरेलल में आपने देखा होगा करंट मिनिमम होता है, नॉट मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा हम जल्दी करते हैं, पेपर क्लास होने का टाइम। देखिए ये वाला क्वेश्चन में अगर हम देखें फिफ्थ वाले में, एट फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, देखिए ये भी इसी डायग्राम से निकलेगा। जब हम बात करते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अगर लेस देन फ्रीक्वेंसी होता है मतलब फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये चीज हमने सीरीज रेजोनेंस में भी देखी थी कि अगर एफ की वैल्यू एफ नॉट से कम होगी तो मतलब बी सी इक्वल टू होता है ओमेगा सी, तो अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी तो बी सी की वैल्यू कम होगी। और अगर हम बात करें बी एल की वैल्यू, तो बी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज ओमेगा नॉट एल, तो इसकी वैल्यू अगर कम होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब बी एल इज ग्रेटर देन बी सी, तो ये हो जाएगा इंडक्टिव। क्लियर है। वहीं अगर हम बात करें एफ की फ्रीक्वेंसी अगर एफ नॉट से ज्यादा हो जाएगी तो हमें पता है कि बी सी इज इक्वल टू ओमेगा सी, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब बी सी की वैल्यू बढ़ जाएगी। वहीं अगर हम बी एल देखें तो 1 ओमेगा एल, तो इसकी वैल्यू अगर ओमेगा की वैल्यू कम होगी तो बी एल की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब बी एल इज लेस देन बी सी, तो यहां पे हो जाएगा आपका कैपेसिटिव और यहां पे हो जाएगा आपका इंडक्टिव। तो पैरेलल सर्किट में जो होता है अगर हम देखें, तो पैरेलल सर्किट में अगर हम देखें, पैरेलल सर्किट में हम देखें फ्रीक्वेंसी लेस देन एफ, ये हो जाता है इंडक्टिव। और अगर हम बात करें सीरीज सर्किट में, तो देखो मैं आपको ये डायग्राम दिखा भी देता हूं। सीरीज सर्किट में ये देखो, सीरीज सर्किट में अगर हम बात करें सीरीज रेजोनेंस में, तो जब आपका फ्रीक्वेंसी ये देखिए अबव एफ नॉट होता है, हम बात करें बिलो एफ नॉट की, तो जब बिलो एफ नॉट होता है तो एक्स इज ग्रेटर देन एक्स एल, लोड हो जाता है आपका कैपेसिटिव। तो सीरीज में होता है कैपेसिटिव बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और अबव हो जाता है आपका बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इन पैरेलल देखें तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, दैट इज इंडक्टिव। तो दैट इज ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आएगा, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, हो जाएगा एफ लेस देन एफ, दैट इज कैपेसिटिव। तो सीरीज में होता है कैपेसिटिव, पैरेलल में होता है इंडक्टिव। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, ये तो सीरीज के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, रेजोनेंट का जो हमारी क्लास है पैरेलल रेजोनेंस का, वो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। होपफुल आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, आप लोग
नेक्स्ट जो हमारा एसएससी कोई भी क्लासेस चलेगी एसएससी जेई की, एसएससी अड्डा पे नहीं रहेगी नेक्स्ट वीक से। तो नेक्स्ट वीक से आपको जब भी चैनल सर्च करना है तो सुबह उठ के आप एक बार इंजीनियर्स अड्डा पे जो लाइव सेशंस होने वाले हैं उसको आप चेक कर सकते हैं, तो उसमें आपको मेरा टाइम मिल जाएगा। होपफुली मंडे को हो सकता है कि मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग में ही क्लास रहेगी 10 या 11 ओ क्लॉक में। 1 घंटे की गेट की क्लास रहती है और 1 घंटे की आपकी एसएससी जेई की रहती है। तो मॉर्निंग में 10 या 11 बजे आपकी क्लास रहेगी, तो एक बार आप मंडे को हम मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।